प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शक्ति संतुलन और सामूहिक रक्षा के मध्य हम अंतरों को और समानताओं को हम आज देखने का प्रयास करेंगे कि सामूहिक सुरक्षा और जो शक्ति संतुलन है उनके मध्य क्या क्या अंतर हैं और क्या क्या उनमें समानताएं हैं। क्योंकि कई बार शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा को समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इनका मध्य अंतर करना और इनके मध्य जो समानताएं हैं उनको देखना अति आवश्यक है। तो इसलिए पहले हम शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के मध्य अंतरों को देखेंगे और उसके पश्चात हम इसमें जो समानताएं हैं दोनों ही टॉपिक्स में उसको देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है उसको शक्ति संतुलन का विकल्प माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और क्लाड महोदय हुए हैं एक, उनके अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की दृष्टि से शक्ति संतुलन की तुलना में एक अधिक केंद्रीकृत प्रबंध है। अर्थात जो सामूहिक सुरक्षा है वो ज़्यादा, यह कह सकते हैं कि व्यावहारिक है, उससे जो दोनों का ही उद्देश्य क्योंकि शांति स्थापित करना है, तो सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से हम वास्तव में जो शांति है उसको स्थापित कर सकते हैं, जबकि शक्ति संतुलन के माध्यम से भी शांति को स्थापित तो किया जा सकता है, किंतु शक्ति संतुलन से कहीं ना कहीं शक्ति की होड़ बढ़ती है। सैन्य शक्ति किसी भी रूप में शक्ति को बढ़ाने की होड़ भी बढ़ती है। इसलिए शक्ति संतुलन के सापेक्ष अगर हम सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शांति व्यवस्था है उसको स्थापित करना ज़्यादा आसान होगा, क्लाड महोदय के अनुसार। इसके अतिरिक्त पामर तथा पार्किंस महोदय का मत है कि प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव में सामूहिक सुरक्षा के सारे प्रयत्न शक्ति संतुलन से संबंधित हो जाते हैं। अर्थात अगर एक प्रभावशाली विश्व सरकार नहीं है, मैंने आपको विश्व सरकार और सामूहिक सुरक्षा के मध्य भी अंतर बताया था, तो अगर विश्व सरकार आपने निर्मित कर दी है किंतु वो प्रभावशाली नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है आपके विश्व में के जो राष्ट्र हैं उनके ऊपर, तो क्या होगा कि सामूहिक सुरक्षा का जो भी प्रयत्न आप कर रहे होंगे वो सारे के सारे प्रयत्न सामूहिक सुरक्षा न बनकर शक्ति संतुलन बन जाएंगे। वहाँ शक्ति की होड़ क्या है, प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य महोदय हुए हैं कुंसी राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो विद्वान हैं उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास किया है, तो उसके पश्चात हम इनके अंतरों को, विद्वानों ने के जो निष्कर्ष निकलते हैं उन अंतरों पर हम बात करेंगे। क्विंसी राइट महोदय है। क्विंसी राइट महोदय के अनुसार शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा के बीच संबंध एक ही साथ एक दूसरे के पूरक तथा विरोधी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्विंसी राइट महोदय कहना चाहते हैं कि शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा कभी हमको समांतर दिखते हैं तो कभी एक दूसरे के विरोधी भी दिखते हैं। तो आइए अब सीधा शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के मध्य हम अंतरों को देखते हैं। पहला जो अंतर आता है वो है, ये ग्राफ बना हुआ है, आप भी इस प्रकार का ग्राफ बना सकते हैं ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो। तो शक्ति संतुलन में पहली बात जो है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था प्रतियोगी स्वरूप वाली संधियों के परिणाम स्वरूप स्थापित होती है। यानी कि शक्ति संतुलन के माध्यम से कहीं ना कहीं क्या है, प्रतियोगिता का रूप हमको देखने को मिलता है, और इस प्रतियोगी रूप जब हमको देखने को मिलता है तो तभी शक्ति संतुलन अस्तित्व में आता है। आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ और जो संयुक्त राज्य अमेरिका थे, दोनों ही इसी शक्ति संतुलन को स्थापित करने में जुटे हुए थे, और दोनों ही सैनिक गुटबंदियां और अलग अलग प्रकार से गुटबंदियों के माध्यम से शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक
संधि है जो प्रतियोगी संधियों से भिन्न है। यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध संधि नहीं है वरन प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। तो सामूहिक सुरक्षा में आप कोई संधि टाइप की नहीं बनाते हैं, किसी के साथ आप संधि नहीं करते हैं और कोई प्रतियोगी संधि उसमें निर्मित नहीं होती है। उसमें क्या है, संपूर्ण जो विश्व है वो क्या है, एक और हो जाता है और जो आक्रमणकारी राष्ट्र है उसके विरुद्ध क्या है, अगर उसने आक्रमण किया है तो उसको विरुद्ध कार्रवाई करता है। तो यह अंतर दोनों में पहला हो गया। एक तरफ जहां गुटबाजी होती है, जहां कुछ ना कुछ गुट हमको देखने को मिलते हैं, जहां हमको प्रतियोगी स्वरूप देखने को मिलता है शक्ति संतुलन में, वहीं सामूहिक सुरक्षा में इस प्रकार का प्रतियोगी स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, गुटबाजी भी देखने को नहीं मिलती है। उसके पश्चात जो दूसरा अंतर है वह है कि शक्ति संतुलन की धारणा दो या दो से अधिक विरोधी गुटों के अस्तित्व को मानकर चलती है जो परस्पर संघर्षशील स्वभाव के हैं। तो शक्ति संतुलन तभी स्थापित हो सकता है जब दो या कम से कम दो से अधिक, कम से कम दो और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, जब गुट होंगे तभी शक्ति संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। जबकि सामूहिक सुरक्षा की धारणा में गुटबंदी की पूर्व कल्पना नहीं है, वह एक विश्व के सिद्धांत को मानकर चलती है। यहाँ गुटबाजी नहीं होती, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो आक्रमणकारी राष्ट्र होगा उसके खिलाफ संपूर्ण विश्व, बाकी जितने भी विश्व के राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे। उसको सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है। तीसरा जो अंतर है वह है कि शक्ति संतुलन शांति व व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग का इच्छुक है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि शक्ति संतुलन में शांति स्थापित करने के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग का इच्छुक है। यानी कि सहयोग तो करेगा किंतु संघर्षपूर्ण, दो राष्ट्रों के मध्य क्या होगा, संघर्ष होगा, और उस संघर्ष को करने के लिए ही राष्ट्र क्या करते हैं, आपस में गुटबंदी करते हैं और आपस में सहयोग करते हैं। जबकि जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देता है। इसमें जो है संघर्षपूर्ण सहयोग होता है, यानी कि सहयोग कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ सहयोग का अर्थ या यहाँ जो सामूहिक सुरक्षा है उसमें सहयोग इसलिए किया जाता है ताकि संघर्ष की स्थिति ही ना आए। कोई भी राष्ट्र अगर आक्रमण करता है तो फिर उसे क्या है, जो वैश्विक गठबंधन है उसके आक्रमण को फिर उसे झेलना पड़ेगा या उसका प्रतिरोध उसे झेलना पड़ेगा। तो तीन अंतर हमने समझे। चौथा अंतर है शक्ति संतुलन सिद्धांत गुटबंदी के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करता है। गुटबंदी के आधार पर यानी कि दो गुट हैं और दूसरे गुट का क्या करेगा, शक्ति संतुलन विरोध करेगा अगर वो शक्ति को अपनी ज्यादा बढ़ा रहा है तो। किंतु सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करती है। यानी कि सामान्य रूप से सबका सहयोग होगा और आक्रमणकारी जो राष्ट्र होगा उसके विरुद्ध क्या किया जाएगा, सामूहिक सुरक्षा के जो अन्य राष्ट्र होंगे वो कार्रवाई करेंगे। तो सामान्य सहयोग है, यानी कि कोई गुटबंदी पर आधारित सहयोग यहाँ नहीं होता है। पांचवा जो अंतर है इनके मध्य वह है शक्ति संतुलन के अंतर्गत बधे राज्य आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए उस समय ही एक साथ उठ खड़े होंगे जबकि उन सबके हितों को आक्रमण से हानि पहुंचने की संभावना होगी। शक्ति संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुधा ऐसा ही होता है कि जिस राज्य का राष्ट्रीय हित आक्रमण से प्रभावित नहीं होता वह युद्ध के पचड़े से दूर रहता है। यानी कि आपने गुटबाजी तो बना ली है शक्ति संतुलन में, किंतु अगर आपको लगता है कि मेरे हित युद्ध में भाग न लेने से प्रभावित हो सकते हैं तो तभी आप युद्ध में भाग लेते हैं, और अगर आपके हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो आप युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जिसके खिलाफ शक्ति संतुलन का प्रयोग किया जा रहा है अगर उससे भी मुझे कुछ लाभ हो सकता है युद्ध में भाग न लेके, तो आप युद्ध में कभी शामिल नहीं होंगे। किंतु सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यह मानता है कि किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण शांति के लिए संकट है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को क्या है, कटिबद्ध रहना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अगर आक्रमणकारी है, चाहे वो आपका मित्र है चाहे वो आपका शत्रु है, तो आप क्या करेंगे, आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी?
क्योंकि तभी आप क्या है विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि भले ही आज उसने आप पर आक्रमण नहीं किया है, पर संभावनाएं हैं कि आप उस राष्ट्र को ऐसे ही छोड़ते चले गए तो क्या है वो एक दिन आपके ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए जो राष्ट्र होते हैं वो सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में क्या है कहीं ना कहीं प्रतिभाग करते हैं। ऐसी सामूहिक सुरक्षा मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि हमको अभी तक अस्तित्व में देखने को नहीं मिली है। ये विद्वानों का क्या है एक विचार है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित चलाने के लिए। उसके पश्चात छठा जो अंतर है वह है शक्ति संतुलन व्यवस्था ढीली ढाली होती है, जबकि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था दृढ़ और संगठनबद्ध होती है। संगठन मैंने आपको बताया था यहाँ संगठन नहीं होगा, किंतु संगठन कौन सा होगा, अनौपचारिक संगठन होगा। विश्व के समस्त राष्ट्र क्या है उस संगठन के सदस्य माने जाएंगे। जबकि शक्ति संतुलन व्यवस्था ढीली ढाली होती है। ढीली ढाली होने का अर्थ है कि जहां जिस राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हित प्रभावित, मतलब अपने राष्ट्रीय हितों का मुनाफा या फायदा नहीं होता है, तो वो क्या है शक्ति संतुलन की व्यवस्था से या शक्ति संतुलन को प्रभावित करते हुए अपने जो गुट राष्ट्र हैं वहाँ से अलग हो सकता है। उसके पश्चात जो सातवां अंतर है इन दोनों के मध्य वह है शक्ति संतुलन व्यवस्था यथार्थवादी है तथा एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी सलाह देती है जब आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या हो, घातक हो। वैसे ऐसा नहीं है शक्ति संतुलन में जैसा इन्होंने लिखा हुआ है, किंतु व्यवहार में राष्ट्र ऐसा ही करते हैं। अगर उन पर प्रभाव पड़ रहा है तो तभी क्या है वो क्या है आक्रमण में या युद्ध में भाग लेते हैं। किंतु शक्ति संतुलन का जो व्यवहार यथार्थ मतलब आदर्श रूप है वो इस प्रकार का नहीं है। जबकि जो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था है वह कुछ अधिक सैद्धांतिक और आदर्शवादी है, क्योंकि यह राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने को प्रेरित करती है, क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। भले ही नहीं हो रहा हो, पर मैंने आपको बताया है कि अगर आज वो राष्ट्र विश्व के किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है और आप भाग नहीं लेंगे तो हो सकता है कल के दिन वो आप पर भी आक्रमण करे, और इस प्रकार उस राष्ट्र को आप बढ़ावा दे रहे हैं और इससे विश्व शांति को क्या कर रहे हैं, भंग करने का काम आप भी, या भंग करने का जो कार्य कर रहा है उसमें आप उसको कहीं ना कहीं सहयोग दे रहे हैं। इसलिए सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, सैद्धांतिक और आदर्शवादी। आदर्शवादी क्यों, क्योंकि वह व्यवहार में क्या है इसको लाना संभव नहीं है। जबकि शक्ति संतुलन की व्यवस्था क्या है, यथार्थवादी, क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही होता है। उसके पश्चात आठवां और अंतिम अंतर जो दोनों ही धारणाओं में है वह है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था सकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था में राष्ट्र विचार, सिद्धांत, मान्यताओं और समान हितों की दृष्टि से मिलकर एक होते हैं। कहने का अर्थ है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था में राष्ट्र जो हैं वो गुटबाजी तो कर लेते हैं, एकत्रित तो हो जाते हैं एक संघ में, किंतु अगर उनके विचार मिलते हों, उनके सिद्धांतों में समानताएं हों, उनकी मान्यताओं में समानताएं हों और समान राष्ट्रीय हित हों, तभी क्या है वो राष्ट्र आपस में मिलते हैं। किंतु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था नकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र आक्रमण का विरोध करने की भावना से एकत्रित होते हैं। यानी कि यहाँ ऐसी कोई भावनाएं नहीं है, विचार, सिद्धांत, मान्यताएं, समान राष्ट्रीय हित जैसी कोई भावनाएं नहीं है। यहाँ राष्ट्र इसलिए एकत्रित होते हैं क्योंकि वो विश्व शांति में क्या है विश्वास रखते हैं। तो ये तो इसके मध्य शक्ति संतुलन और जो सामूहिक सुरक्षा है इन दोनों विचारधाराओं के मध्य अंतर हो गए। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों के मध्य कुछ समानताएं भी हैं, भले ही बहुत सारे अंतर हों, किंतु कुछ कुछ समानताएं भी दोनों ही विचारों में हमको देखने को मिलती है। तो उन समानताओं पर अब हम अध्ययन करेंगे। और जो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के मध्य इतनी असमानताओं होने के बावजूद भी दोनों ही जो सिद्धांत हैं वो किस पर आधारित हैं, प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रतिरोध यानी कि डिफेंस, यानी कि कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो वो उस आक्रमणकर्ता को क्या है गिराना चाहते हैं, उस आक्रमणकर्ता को हराना चाहते हैं।
दोनों ही इस सिद्धांत पर आधारित हैं। शक्ति संतुलन में स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि विरोधी मुंह ना उठा सके, और सामूहिक सुरक्षा में भी शक्ति का एकत्रीकरण कर आक्रमणकारी की महत्वाकांक्षाओं पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि शक्ति संतुलन में भी कहीं ना कहीं आप अगर दूसरे राष्ट्र पर कार्रवाई कर रहे हैं जो आक्रमणकारी राष्ट्र है, तो उसको हराने के लिए किया जाता है, उसकी महत्वाकांक्षा को कम करने के लिए किया जाता है, जबकि यही कार्रवाई क्या है, सामूहिक सुरक्षा में भी की जाती है। और दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा, ये क्या है, शांति के लिए युद्ध में क्या है, विश्वास रखती है। दोनों यह मानते हैं कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो आपको क्या है, युद्ध करना पड़ेगा आक्रमणकारी राष्ट्र के साथ। तो ये कुछ इसमें समानताएं हैं। क्लाड महोदय का आपने पहले भी मैंने बताया था कि उनके अनुसार सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन का क्या है, एक परिवर्धित संस्करण मानना चाहिए। कि शक्ति संतुलन में जब हम सुधार करते रहेंगे तो हमारे पास जो चीज़ निकल कर आएगी वो क्या है, सामूहिक सुरक्षा निकल कर आएगी, ऐसा क्लाड महोदय का मानना है। और वो मानते हैं कि इनको क्या है, पूरी तरह भिन्न विचारधाराएं नहीं मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्विंसी राइट महोदय के अनुसार सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन के बीच वही अंतर है जो कला और प्रकृति के अंतर्गत होता है। यानी कि मुंह नाम में अंतर है, उतना भावनाओं में, उनके कार्यों में उतना अंतर नहीं है। यह क्या है, क्विंसी राइट महोदय बताना चाहते हैं। तो बहुत सारी समानताएं को मैंने आपको बताया, 8 अंतरों को मैंने बताया। अब हम इसके मध्य जो असमानताएं हैं, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त समानताओं के अतिरिक्त शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा में निम्नलिखित समानताएं महत्वपूर्ण है। यहाँ पे असमानताएं होना चाहिए, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो बाद में भी इसे देखें तो कंफ्यूज ना होइएगा। उपयुक्त समानताओं के स्थान पर उपयुक्त असमानताएं होनी चाहिए इस स्थान पर। तो पहली जो समानता है वह क्या है, शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों का लक्ष्य सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा विश्व शांति की स्थापना तथा राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। चाहे शक्ति संतुलन की धारणा हो, चाहे सामूहिक सुरक्षा की धारणा हो या विचार हो, दोनों ही विचार क्या है, एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, और वो लक्ष्य है विश्व शांति और राज्यों की जो स्वतंत्रता है, राज्यों की जो संप्रभुता है, उसकी रक्षा करना दोनों का अंतिम उद्देश्य और पहला उद्देश्य दोनों का यही है। दूसरी समानता है, दोनों ही विचारधाराएं शक्ति के विचार पर आधारित हैं तथा इनमें राष्ट्रों की पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। कहीं ना कहीं जो दोनों विचार हैं शक्ति के विचार पर आधारित है, ये मानती है कि शक्ति होनी चाहिए, बिना शक्ति के क्या है, आप आक्रमणकारी राष्ट्र को पराजित नहीं कर सकते, या आक्रमणकारी राष्ट्र अगर कोई बन जाता है, कोई आप में से उभर जाता है, तो उसका अगर आपको उसकी समाप्ति करनी है या उसको डाउन करना है या उसके जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर अंकुश लगाना है, तो आपके पास शक्ति होना क्या है, आवश्यक है। और राष्ट्रों की पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि इन दोनों ही विचारधाराओं में आप क्या है, दूसरे राष्ट्र की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, उसकी कार्यविधियों के कारण, या कार्यविधियों से भी लगा सकते हैं। अगर वो किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली हो रहा है, या वो इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको भारत चीन के मध्य अभी विवाद दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ क्या है, चाइना को लगता है कि भारत की जो जीडीपी है वो बहुत डाउन चल रही है, और कोविड के कारण इसकी स्थिति क्या है, खस्ता हाल है। इस समय अगर युद्ध किया जाए तो हो सकता है मैं विजय बन सकता हूँ, और भारत भी अपने प्रतिरोध स्वरूप क्या है, डटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत भी यह दिखाना चाहता है कि भले ही जीडीपी डाउन गई हो, किंतु हम इतनी शक्ति हम में है अभी कि हम आपका प्रतिरोध कर सकते हैं। तो क्या है, ऐसी अवस्थाओं में हम दूसरे राष्ट्र की शक्ति का पता लगा सक रहे हैं। भले ही कभी भी पूरा का पूरा एग्जैक्ट हम किसी राष्ट्र की शक्ति को नहीं नाप सकते हैं, किंतु एक अनुमान क्या है,
लगाया जा सकता है। तीसरी जो समानता है इन दोनों के मध्य वह है शक्ति संतुलन का अर्थ शक्ति के समान तथा असमान वितरण दोनों रूपों में लिया जाता है। मैंने आपको बताया था शक्ति संतुलन का क्या है, दो है। एक तो है जब शक्ति आप अपने पास अधिक रखोगे तो उसको भी आप शक्ति संतुलन कहोगे कि संतुलन किसके पास है, मेरे पास है। मैंने आपको बाटे का उदाहरण बताया था कि तराजू में एक तरफ बाटा रखा जाए एक तरफ, और दोनों बाटे जब बराबर आए तो उनको भी शक्ति संतुलन कहा जाता है। और कभी जिस तरफ बाटा का वेट ज़्यादा होगा हम यह भी कह सकते हैं कि शक्ति का संतुलन क्या है, इसकी तरफ अधिक है, तो उसको भी हम शक्ति संतुलन, या भार का वेट इस तरफ अधिक है तो संतुलन क्या है, इस तरफ है। तो दोनों ही अर्थों में हम शक्ति संतुलन को ले सकते हैं। संतुलन का अर्थ अपने विरोधी के मुकाबले में शक्ति प्रधानता से ही अधिकतर लिया जाता है, यानी कि दूसरे जो विरोधी आपका है उससे अधिक आपके पास शक्ति है तो उसको शक्ति संतुलन का अर्थ व्यावहारिक रूप में लिया जाता है। जबकि सामूहिक सुरक्षा के लिए तो शक्ति की अधिकता एक आवश्यक क्या है, शर्त है। शक्ति संतुलन में तो व्यावहारिक शक्ति संतुलन में हम इसी को लेते हैं कि क्या है, आपके पास विरोधी से अधिक शक्ति होनी चाहिए। जबकि सामूहिक सुरक्षा में यह जरूरी है कि आपके पास आक्रमणकारी राष्ट्र से अधिक शक्ति होनी चाहिए, इसीलिए आप पूरे के पूरे विश्व को क्या है, सामूहिक सुरक्षा में के घेरे में रखने की बात करते हैं। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों ही क्या है, शक्ति की अधिकता पर बल देते हैं। दोनों ही विचारों का ये मानना है कि शक्ति की क्या होनी चाहिए, आपके पास अधिकता होनी चाहिए, तभी आप आक्रमणकारी का विरोध कर सकते हैं और तभी आप विश्व में शांति को क्या है, स्थापित कर सकते हैं। उसके पश्चात जो चौथा समानता इन दोनों के मध्य है वह है दोनों ही सिद्धांत यथास्थिति कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थायित्व, शांति व सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। दोनों ही सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो क्या है, यथास्थिति, यानी कि जो स्थिति वर्तमान में चल रही है शांति की, युद्ध की स्थिति में यथास्थिति नहीं बोल सकते हम, जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, जिस राष्ट्रों के पास जैसी सीमा है, जो कुछ भी है, उस स्थिति को बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायित्व, यानी कि स्थायी रहे, सभी राष्ट्रों के मध्य उथल पुथल ना होती रहे। दूसरा, शांति, विश्व में शांति बनी रहे। और तीसरा, विश्व में सभी राष्ट्र सुरक्षा का माहौल को सुरक्षा के माहौल में रहें। यह तीनों ही क्या है, दोनों ही विचारधाराओं का कहीं ना कहीं लक्ष्य है और इसलिए क्या है, इन दोनों के मध्य यह समानता हमको देखने को मिलती है। पांचवी जो समानता है दोनों विचारों में, दोनों ही सिद्धांत आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए क्या है, तैयार रहते हैं। चाहे शक्ति संतुलन का सिद्धांत हो, चाहे सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत हो, दोनों ही मानते हैं कि अगर आक्रमणकारी आपके प्रतिरोध, प्रतिबंध, कहीं कारणों से अगर वो रुकने को तैयार नहीं है तो आपको उसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा, तभी आप उस समय क्या है, शांति स्थापित कर सकते हैं। जब यद्यपि दोनों का लक्ष्य शांति बनाए रखना है, परंतु भविष्य में स्थायी शांति बनाए रखने की दृष्टि से वर्तमान शांति भंग करने को उचित समझते हैं। वर्तमान शांति से यहाँ पे थोड़ा सा घुमाए हुए है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यद्यपि दोनों का लक्ष्य शांति बनाए रखना है, परंतु भविष्य में स्थायी शांति बनाए रखने की दृष्टि से वर्तमान शांति भंग करने को उचित समझते हैं। वर्तमान शांति भंग करने का अर्थ है कि अगर कोई आक्रमणकारी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर अटैक कर रहा है या उसको अपने में सम्मिलित करना चाहता है या शांति भंग कर रहा है विश्व में, तो आपको क्या है, अशांति लानी पड़ेगी। अशांति का अर्थ है आपको हिंसा करनी पड़ेगी, आपको उस राज्य से युद्ध करना पड़ेगा, किंतु आपके युद्ध का जो उद्देश्य होगा कहीं ना कहीं भविष्य में शांति स्थापित करने के लिए ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो किस लिए हुआ कि कहीं ना कहीं जो ध्रुवीय राष्ट्र हैं उनको वो अत्यधिक शक्ति हासिल ना कर ले और वो क्या है, विश्व को अपनी एक छत्र राज के अंदर न रख ले, इसलिए ही हुआ। तो जो दोनों ही सिद्धांत हैं वो युद्ध इसलिए करते हैं ताकि हम भविष्य में शांति को स्थापित कर सकें। छठा जो समानता इन दोनों के मध्य है वह है प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव में
सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को शक्ति संतुलन के रूप में ही लागू किया जाता है। यानी कि अगर विश्व सरकार, जैसे संयुक्त राज्य यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो अभी वर्तमान में विश्व सरकार का रूप है। भले ही पूरा स्वरूप वो नहीं है, पूरी शक्ति उसे नहीं है, किंतु लगभग हम मान सकते हैं कि विश्व सरकार का रूप यूएनओ ने रखा हुआ है वर्तमान में। तो प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव में जो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को शक्ति संतुलन के रूप में ही लागू किया जाता है। अर्थात अगर विश्व सरकार नहीं होगी जो यह नहीं बताएगी कि किस किस राष्ट्र को, अगर कोई आक्रमणकारी राष्ट्र हो रहा है तो कौन आक्रमणकारी राष्ट्र हो रहा है, किस पर प्रतिबंध लगाना है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं होगा, तो हमको सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था लागू करनी है तो उसको शक्ति संतुलन के रूप में ही लगाना पड़ेगा। जो आक्रमणकारी राष्ट्र होगा उसके खिलाफ हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलन अपने तरफ और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर विश्व सरकार नहीं होगी तो हमको जो सामूहिक सुरक्षा है उसको शक्ति संतुलन के रूप में ही लागू करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई संस्था ऐसी होगी। हमने सामूहिक सुरक्षा की पूर्व मान्यताओं में भी पढ़ा था कि एक क्या होना चाहिए, वैश्विक सरकार होनी चाहिए, आक्रमणकारी की परिभाषा होनी चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ें परिभाषित करने वाली कोई संस्था नहीं होगी तो हमको शक्ति संतुलन के माध्यम से ही क्या है, विश्व में शांति स्थापित करनी पड़ेगी सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत भी। सातवां जो समानता है इन दोनों के मध्य वह है शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्ति को नियंत्रित करने के साधन हैं। नियंत्रित अर्थात कोई व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहा है तो उसको नियंत्रित करना, उसकी शक्ति को कम करना, वो इतना अधिक शक्तिशाली ना हो जाए कि संपूर्ण विश्व में क्या है, उसका एक छत्र राज हो जाए या वो संपूर्ण विश्व को में अशांति ले आए। ऐसा कोई राष्ट्र न बन सके इतना शक्तिशाली, तो उसका ही नियंत्रण क्या है, शक्ति संतुलन भी वही करता है कि दूसरे राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देता है या दूसरे गुट को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देता है। जबकि सामूहिक सुरक्षा भी किसी एक राष्ट्र को इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होने देती है कि वह क्या है, विश्व में अशांति ले आए। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा और आपके जो ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा अब आपके समझ में आ पा रहा होगा, क्योंकि एक नया विषय है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और मेरा छात्रों से अनुरोध है कि अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, उसके पश्चात जहाँ समझ नहीं आ रहा है वहाँ मुझसे पूछने का प्रयास करिए। किंतु क्योंकि हर वीडियो में पढ़ाते हुए, ऑनलाइन पढ़ाते हुए मैं आपसे बार बार ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ वीडियो के बीच में, मुझे सिर्फ अपने टॉपिक पे ही बात करनी होगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते से 6 दिन मैं आपकी क्लास पढ़ाऊँ और 7वें दिन आपसे उस पर वार्ता करूँ। तो यहाँ ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती है, क्योंकि यह पूरे स्तर पर जा रहा है, इसलिए संभव नहीं होता है कि मैं इन वीडियोस पे ऐसी बातें कर सकूं। तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दें कि आपके यह समझ में आता जा रहा है या नहीं, और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले संडे को मैं आप लोगों से वार्ता करूं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।